चले मैं आपको पोस्ट बनाता हूँ, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आप पोस्ट बन गई हैं, आप स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum class. My name is Umar Kulsum and my roll number is 15515. Today my topic of presentation is anxiety. मैं स्क्रीन शो करवाती स्क्रीन शो हो रही है सबको? हाँ जी, हो रही है। एंजाइटी किसी परेशानी इस तरह आपको कहते हैं, पहले इसका ओवरव्यू में देते हैं। एंजाइटी इज योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। किसी भी दबाव पर या कोई परेशान पर के जिस्म का जो कुदरती तौर पर रिस्पॉन्स होता है उसे एंजाइटी कहते हैं। इट्स अ फीलिंग ऑफ फियर और कि आप किसी डर या खौफ के ऐसे कि अब क्या होगा, ऐसे का जो एहसास होता है इसे एंजाइटी कहते हैं। जैसे द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, गोइंग टू जॉब इंटरव्यू और गिविंग अ स्पीच may cause most people to feel fearful and nervous. स्कूल का पहला दिन, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना या स्पीच देते हुए बहुत से लोग नर्वस फील करते हैं या फिर डर महसूस करते हैं। बट इफ योर फीलिंग ऑफ एंजाइटी आर एक्सट्रीम, लेकिन अगर आपको जो परेशानी है इसका जो एहसास है बहुत ज़्यादा है, तो लास्ट far longer than 6 months, 6 महीने से ज़्यादा, एंड आर इंटरफेयर विद योर लाइफ, यू मे हैव एंजाइटी डिसऑर्डर। और आपकी ज़िंदगी में मुसलसल तौर पर असरअंदाज हो रहा है तो फिर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। What are anxiety disorder? It's normal to feel anxious about moving to a new place, starting a new job or taking a test. ये आमतौर पर एक परेशानी का ऐसा एहसास है जैसे आप कहीं नई जगह जाते हैं या फिर जॉब के इंटरव्यू के लिए या कोई टेस्ट देते हुए जो भी परेशानी का जो एहसास होता है उसे एंजाइटी कहते हैं। This type of anxiety is unpleasant, but it may motivate you to work harder or to do a better job. ये जो एंजाइटी की एग्जाम है ये नाखुशगवार है, लेकिन आपको मोटिव करते हैं कि आप और ज़्यादा मेहनत करें और इससे बेहतर काम करें। ऑर्डिनरी एंजाइटी इज अ फीलिंग दैट कम्स एंड गोज बट डज नॉट इंटरफेयर विद योर एवरीडे लाइफ। आमतौर पर जो एंजाइटी है ये एक ऐसा इंसान जो आता भी है और ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई असर नहीं करता। In the case of anxiety disorder, the feeling of fear may be with you all the time. लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर के केस में जो आपका खौफ एहसास है वो तमाम वक्त आपके साथ होता है। इट इज इंटेंस एंड समटाइम डिबिलिटेटिंग। ये बाज़ बहुत ज़्यादा और बाज़ कम हो जाता है। This type of anxiety may cause you to stop doing things you enjoy. वेटिंग रूम आ रहा है, ये कर दूं? This type of anxiety may cause you to stop doing things you enjoy. ये जो एंजाइटी की इंसान है ये आपको वो भी चीज़ें करने से रोकता है जिससे आप लुत्फानंदोज होते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस, बहुत से केसेस में ऐसे होता है, इट मे प्रिवेंट यू फ्रॉम एंटरिंग एन एलिवेटर, क्रॉसिंग द स्ट्रीट और इवन लिविंग योर होम। कि आपको ये किसी ऊंची जगह जाने से या किसी गली से गुजरने से और हत्ता कि आपको अपने घर से बाहर जाने से भी रोकती है। If left untreated, the anxiety will keep getting worse. अगर इसका बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो एंजाइटी के जो अंदाज़ है बहुत बुरे हो सकते हैं। Anxiety disorder are the most common form of emotional disorder and can affect anyone at any age. Anxiety disorder की जो most किसी भी इंसान को किसी भी एज to be diagnosed with an anxiety disorder. जो औरतें हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर का ज्यादा शिकार होती हैं बनस्बत मर्दों। Experiencing recurring panic attacks at an unexpected time, a person with panic disorder may live in fear of a next panic attack. ये जो पैनिक अटैक होता है इसमें ऐसे होता है कि आपको कोई परेशानी, डर वगैरह हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, आप वो बेहोश भी हो जाते हैं। अगर किसी भी इंसान को कोई पैनिक अटैक आया हो तो वो उसे इस डर से जीता है कि मैं पता नहीं कब मुझे और नेक्स्ट पैनिक अटैक आ जाए।
आगे इसकी है फोबिया, एक्सेसिव फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। आप किसी खास चीज या हालत या कोई ऐसा काम करने से डरें, बहुत ज्यादा डरते हैं, जैसे कि गर्ल्स छिपकली से बहुत डरती हैं, ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा डरें उसे फोबिया कहते हैं। ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर की एक एग्जांपल है। आगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स इन सोशल सिचुएशन। माशरे में आपको बहुत से लोग जज करते हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरना है, जैसे आप किसी अपने बॉस से बात करते हुए डरना, या फिर किसी कुलीग से जो आपके साथ फैमिलियर नहीं है, या फिर ऐसी जगह बात करते हुए डरना जहाँ आपको सब लोग सुन रहे हो, इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। सर मेरा बस यही तक था, हो गया। अब मैं नहीं, अच्छा नेक्स्ट को खुद ब खुद बना दिया करें जिसकी बारी होती है। ओके सर। निम्रा मैंने तुम्हें बना दिया, तुम कर लो अब रिप्रेजेंट। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। ठीक है। Assalamu alaikum class, my name is Nimra and today my topic of presentation is symptoms of anxiety. जो हमारे पास फर्स्ट सिम्टम्स है वो है फैटिज, थकावट हो जाना। Become easily fatigued is potential symptom of generalized anxiety disorder. आसानी से थकावट हो जाना वो एंजाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स है, एक अमूमी जो मुमकिनात में से एक है। These symptoms can be surprising to some. ये जो सिम्टम्स है कुछ लोगों के लिए हैरत है, as with hyperactivity or arousal, क्योंकि आम तो एंजाइटी है वो लिंक करती है, एसोसिएट करती है हाइपर एक्टिविटी या मुश्तिल हो जाने से। और सम कुछ लोगों के लिए फैटिग कैन फॉलो एंजाइटी अटैक, कुछ लोगों के लिए जो थकावट हो जाना एक एंजाइटी अटैक होता है। while for others, अगरचे कुछ लोगों के लिए the fatigue can be chronic, और कुछ लोगों के लिए थकावट दायमी भी हो सकती है। It's unclear whether this fatigue is due to other common symptoms of anxiety such as insomnia or muscle tension. अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये भी हो सकता है कि दिस फैटिग इज ड्यू टू अदर कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी के ये जो एंजाइटी सिम्टम्स हैं ये दूसरी सिम्टम्स से भी लिंक कर सकती हैं, जैसा कि एंजाइटी की वजह बन सकती है, जैसा कि इंसोमिया, रात को नींद नहीं आना, और मसल टेंशन, पट्टों का खिंचाव, इन दोनों से भी लिंक कर सकती है। अकेले फैटिग ही नहीं ये सिम्टम्स हो सकती है। However, it is important to note that fatigue can also be a sign of depression or other medical conditions. ये नोट करना भी इम्पोर्टेंट है कि जो थकावट है वो डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है और अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकती है। सो फैटिग अलोन इज नॉट एनफ टू डायग्नोज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। सो अकेले थकावट ही एंजाइटी डिसऑर्डर की तशखीस करने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके आगे हमारे पास है डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, तवज्जो देने में दुश्वारी होना। Many people with anxiety report having difficulty concentrating. बहुत से लोगों में जिनमें एंजाइटी रिपोर्ट की गई उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिन्हें तवज्जो देने में दुश्वारी होती थी। One study including 157 children and teens with generalized anxiety disorder found that more two-thirds had difficulty concentrating. इसमें वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग जिनमें एंजाइटी रिपोर्ट की गई 157 चिल्ड्रंस थे और 9 उम्र थे आम एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ, और जिनका 2/3 हिस्सा था उनमें ऐसे लोग थे जिन्हें डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग थी, जिन्हें तवज्जो देने में दुश्वारी होती थी। अनदर स्टडी, एक और मुताले के मुताबिक, इन 175 अडल्ट्स with same disorder found that almost 90% reported having difficulty concentrating. एक और मुताला किया गया जिनमें 175 अडल्ट्स थे इसी सेम डिसऑर्डर के साथ, और उनमें 90% जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि उनमें ज़्यादातर 90% लोगों को डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग का शिकार थे, उन्हें तवज्जो देने में दुश्वारी पेश आती थी। However, difficulty concentrating can also be a symptom of other medical conditions such as an attention deficit disorder or depression. तहम तवज्जो देने में दुश्वारी अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकती है, ये उसकी अलामत भी हो सकती है, जैसे कि टेंशन ना दे पाना, टेंशन की बीमारी और डिप्रेशन की बीमारी सिम्टम्स हो सकती है। सो इट इज़ नॉट एनफ एविडेंस टू diagnose an anxiety disorder.
सो अकेले जो डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग है ये एक एविडेंस नहीं है कि डायग्नोज किया जाए एंजाइटी डिसऑर्डर को। उसके आगे हमारे पास है रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना। रेस्टलेसनेस इज अनदर कॉमन सिम्टम ऑफ एंजाइटी स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड टीन्स। ये एक अदर कॉमन सिम्टम्स है एंजाइटी की जो कि स्पेशली चिल्ड्रन और नो उम्र में पाई जाती है। One study in 128 children diagnosed with anxiety disorders found that 74% reported restlessness as one of their main anxiety symptoms. एक मुताले के मुताबिक जो 128 चिल्ड्रन थे जिनमें ये डायग्नोज की गई कि वो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनमें जो 70% रिपोर्ट के मुताबिक जो उनमें मेन सिम्टम्स थी एंजाइटी की वो ये थी कि वो बेचैन रहते थे। While restlessness does not occur in all people with anxiety, ये anxiety के हर बंदे में नहीं पाई जाती बेचैनी। It is one of red flag doctors frequently look for when making a diagnosis. लेकिन जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें हमारी तशखीस डायग्नोज करते हैं कि हमें क्या बीमारी है, तो उनके अंदर ये रेड जोन में आ जाती है। वो पहले यही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसको बेचैनी तो नहीं। If you experience restlessness on the majority of days for more than 6 months, अब अगर आप एक्सपीरियंस करें रेस्टलेसनेस बेचैनी फील करें मेजोरिटी ऑफ डे ज़्यादा दिनों के लिए जैसा कि 6 मंथ से ज़्यादा, इट मे बी अ साइन ऑफ एन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये साइन हो सकता है, एक अलामत हो सकती है एंजाइटी डिसऑर्डर की। उसके आगे हमारे पास है टेंस मसल्स, पट्टों का खिंचाव। Having tense muscles on most days of the week is another frequent symptoms of anxiety. वीक के ज़्यादा दिनों में पट्टों का खिंचाव रहना एक सिम्टम्स हो सकती है एंजाइटी की। While tense muscles may be common, it's not fully understood they are associated with anxiety. पट्टों का खिंचाव एक आम सी बात है, अभी ये नहीं अंडरस्टूड किया जा सकता कि ये इसको एंजाइटी के साथ क्यों जोड़ा गया है। It is possible that muscle tenseness itself increase feelings of anxiety. ये भी हो सकता है कि जो पट्टों का खिंचाव है वो itself फीलिंग्स जो होता है एंजाइटी वो इंक्रीज कर देता है। बट इट इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दैट एंजाइटी लीड्स टू इंक्रीज मसल टेंशन, मतलब एंजाइटी की वजह से ही जो पट्टों का खिंचाव होता है वो इंक्रीज हो सकता है। और दैट अ थर्ड फैक्टर कॉजेज बोथ, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे की वजह बनते हो। इसके आगे हमारे पास है ट्रबल फेलिंग और स्टेइंग अस्लीप, गिरते रहना और या सोने में दुश्वारी। स्लीप डिस्टर्बेंस आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एंजाइटी डिसऑर्डर। सोने में दुश्वारी होना एक एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ। स्लीप डिस्टर्बेंस या वो स्ट्रांगली, सर पता नहीं किसका है, वो बंद कर ले माइक। हेलो, कहाँ चले गए सब लोग? हेलो सर, उसका नेट प्रॉब्लम हो गया, मुझे लगता है आप इकरा को बना दें होस्ट। तो बाकी जो है वो तो बन गए। इकरा कहाँ है? इकरा ताहिर, इकरा ताहिर की बात कर रहे हैं सर कॉमर्स 60। नो सर।
अच्छा, इकरा अनवर। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सर रोल नंबर 60 को बना दें। प्रेजेंटेशन बना दिया गया है आपको होस्ट। हेलो अस्सलाम हाँ जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा एक मिनट शेयर हो रहे हैं नोट्स। हाँ जी, शो हो रहे हैं, आप प्रेजेंट कर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज इकरा अनवर। टुडे द प्रेजेंटेशन ऑफ माय टॉपिक इज कॉजेस ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी में बी काज्ड बाय अ मेंटल कंडीशन, परेशानी किसी तिबी हालत या फिजिकल कंडीशन, जिस्मानी हालत, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, मंशियात के असरात और कम्बिनेशन ऑफ दीज, और इन सब के कम्बिनेशन की वजह से हो सकती है। द डॉक्टर्स इनिशियल टास्क इज टू सी, डॉक्टर का इब्तदाई काम ये देखना होता है कि इफ़ योर एंग्जाइटी इज अ सिम्टम ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन, कि आपकी परेशानी किसी और तिबी हालत की अलामत है या नहीं। आगे है कॉमन काजेज। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, माहौलियाती दबाव, सच एज डिफिकल्टीज एट वर्क, काम में परेशानी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ताल्लुकात में परेशानी और फैमिली इश्यूज और ख़ानदानी मामलात। दूसरा दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एज पीपल हु हैव फैमिली मेंबर्स, जेनेटिक्स वो लोग हैं जिनमें फैमिली मेंबर्स भी होते हैं विद एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस वन देमसेल्व्स, वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। उनमें से हमको अपने खुद को एक्सपीरियंस करने का इम्कान हो सकता है। दूसरा है मेडिकल फैक्टर्स, माली मेडिकल फैक्टर्स टीबी इवामल such as the symptoms of a different diseases, सिम्टम ऑफ डिफरेंट डिजीज, जैसा कि मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत है। द इफेक्ट ऑफ अ मेडिकेशन, द इफेक्ट ऑफ अ मेडिकेशन, इलाजी दवा का असर, और द स्ट्रेस ऑफ एन इंटेंस सर्जरी, और शदीद सर्जरी का असर, और प्रोलॉन्ग रिकवरी, और तवील अरसे से बहाली। इसके बाद है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री एज साइकोसेंस ऑफ ब्रेन केमिस्ट्री जैसे माहर नफ्सियात दिमाग में हार्मोन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की गलत शिनाख्त के तौर पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को बयान कर स्टांसिस गैर कानूनी मादे की दस्तबरदारी, द इफेक्ट्स ऑफ व्हिच माइट इंटेंसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ अदर पॉसिबल काजेस, इन के असरात की वजह से दीगर मुमकिना जगह पर असर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो है पहला है स्ट्रेस एट वर्क, काम का दबाव। जैसा कि हम ऑफिस में काम करते हैं और एकदम से बॉस हमें कहता है कि आपने ना ये डील मुकम्मल करनी है, तो वो उसका भी दबाव हमारे पे हो जाता है कि पता नहीं ये हो कि ना हो। दूसरा स्ट्रेस फ्रॉम स्कूल से दबाव होता है कि हमें टेस्ट मिल जाता है, वो कहते हैं हम कहते हैं कि अगर हमारा टेस्ट अच्छा ना हुआ तो सारे इंसल्ट करेंगे पूरी क्लास के सामने, ये वो। इसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाती है, दबाव होता है हमारे पे। इसके बाद है स्ट्रेस इन अ पर्सनल रिलेशनशिप सच एज मैरिज, जैसे कि शादी जैसी पर्सनल जाती जो है ना ताल्लुकात में स्ट्रेस होता है। अक्सर घरों वाले कहते हैं कि हमें अगर बेटा ना हुआ तो आपको घर से निकाल देना, ये वो ऐसा। इस वजह से भी अक्सर दबाव ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल स्ट्रेस, माली दबाव। कुछ लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते, फिर वो इसी वजह से टेंशन लेते हैं कि हम अपने बच्चों का कैसे पेट पालेंगे, इस वजह से टेंशन ले लेते हैं कुछ लोग। स्ट्रेस फ्रॉम ग्लोबल अकरेंस और पॉलिटिकल इश्यूज, आलमी मौकों और सियासी अमूर से की वजह से दबाव होता है। जो सियासत में होते हैं लोग, वो कहते हैं अगर इस बार हम जीते इलेक्शन तो बहुत बुरा होना है, इस वजह से टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस होता है उनको। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रॉम एन इमोशनल ट्रॉमा सच एज द लव्ड वन, के प्यारे जैसा कि आपके प्यारे की जाती सदमे की वजह से आपको स्ट्रेस होता है कि आपका कोई प्यारा उसकी डेथ हो जाए, तो आप उसकी टेंशन में रहते हो कि वो हमसे चला गया, बिछड़ गया, हम उसके बगैर कैसे रह सकते हैं, इसकी वजह से दबाव ले लेते हैं कुछ। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रॉम अ सीरियस मेडिकल इलनेस,
जो है संगीन तिब्बी बीमारी की वजह से स्ट्रेस ले लेते, किसी को हो जाए ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो वो कहते हैं पता नहीं हमने बचना है नहीं बचना, इसकी वजह से स्ट्रेस या दबाव ले लेते हैं। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, दवाओं का जो है ना साइड इफेक्ट, जिस तरह कुछ बीमारी कोई और होती है मेडिसिन कोई और ले लेते हैं, सर दर्द है पेट दर्द की मेडिसिन ले रहे हैं, इस तरह फिर उनको साइड इफेक्ट हो जाता है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन, डिजीजनेस, स्लीपनेस, हेडेक वगैरह। नेक्स्ट है यूज ऑफ एनी इलिसिट ड्रग्स सच एज कोकाइन, गैर कानूनी दवाओं का इस्तेमाल जैसा कि कोकाइन हो गया। इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ अ मेडिकल इलनेस सच एज हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हाइपोग्लिसीमिया, के तिब्बी बीमारियों के अलामात जैसा कि हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, हीट स्ट्रोक है, हाइपोग्लिसीमिया है, बस सारी ये इतना ही है। नेक्स्ट हेलो कौन है? सर, नेक्स्ट नेक्स्ट है रोल नंबर 48 पर, वो आई थिंक आया नहीं है और इसके अलावा है कोई इसमें? सर, बाकी भी दो ग्रुप फेलो नहीं आए क्यों नहीं है? सर। मैं वापस निमरा बना देती हूँ, उसकी जो रह गई थी वो दे चले लें। उसे बना दो। नहीं, मेरी कंप्लीट हो गई थी मेरी। अच्छा कंप्लीट चलें कैसे हो ठीक है गई सर, थी? मैं आपको बना रही हूँ। कंप्लीट कैसे हो गई थी? सर सर मैंने सिम्टम्स बताए थे सर, जब मेरी कट हुई थी कॉल तो मेरी तकरीबन कंप्लीट थी। तकरीबन थी है ना, मुकम्मल तो नहीं थे ना, उसको दोबारा से करो। सर मैंने सारा बता दिया था। तो बाकी ग्रुप फेलोज क्यों नहीं आपके आए? सर उनको मैसेज हमने ग्रुप में किया था और काफी दफा किए हैं हमने मैसेज, और 2 बच्चों ने रिप्लाई नहीं दिए, और बाकी जो एक बच्चा था उसने रात को हमसे पूछा था कि कौन सा टॉपिक करना है, हमने बता दिया था, अब वो भी नहीं आया। सर नुमान का सेल खराब है, रोल नंबर 17 है उसका। सर मैं फिर आपको host बना देती हूँ। हाँ जी, मुझे होस्ट बना दो दोबारा। कोई ऐसा चैप्टर जो अभी हमने नहीं किया और उसके बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो जिसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पढ़ सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो। कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं दोबारा से, तो आप लोग पूछ सकते हो। ये मैं नोट्स शो करवा रहा हूँ, इसमें से देख ले, अगर किसी को ये इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक जो है उसकी समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। परसेप्शन का चैप्टर मैंने आपको शॉर्ट करवाया है। अब इसमें से अगर किसी को कोई टॉपिक ऐसा है पूछना चाहते हैं, इसके बारे में इल्म नहीं है, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। परसेप्शन का थोड़ा सा बता देंगे क्या होती है, ये माइंड से बार बार स्किप हो जाती है चीज। तो बेसिकली ये कहा गया हुआ है कि जी जो हमारा दिमाग है ना वो खाली नहीं है, वो खला में काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। ये हमारे इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें मालूमात फराहम करता है, हमें याद रखने में उन चीज़ों को मदद फराहम करता है। ये हमारे हैबिट, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, हमारी सेंसेशन इन द मोस्ट मीनिंगफुल वेज। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब आप अपनी आइज के ज़रिए या किसी भी सेंस के ज़रिए मालूमात रखते हैं ना, वो नर्वस सिस्टम से होती हुई ब्रेन तक चली जाती है। अब ब्रेन का काम क्या है? उसको मीनिंग देना कि ये चीज़ क्या है। सपोज अगर हम एक चीज़ देखते हैं जिसके 2 बाजू और 4 टांगें, उसको देखने के बाद लकड़ी की बनी हुई है, हम सोचते हैं कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है, और जब हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये क्या हो सकती है तो हमारे फ़ौरन ज़हन में आता है इमीडिएटली कि ये मेरा ख्याल है कि जी चेयर हो सकती है।
होती है, हम उसको मीनिंग दे देते हैं, उसे क्लासीफाई कर देते हैं कि ये चेयर है। अब परसेप्शन क्या है? द स्टडी ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग। इसका मकसद क्या होता है कि हम शिनाख्त करें द प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट, उस अमल की जिसमें इसका जायज़ा लिया जाता है, इसको ग्रुप बंदी की जाती है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और इससे कॉन्शियस शौरी तरीके से तजर्बा किया जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बंदे का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन उस अमल को कहते हैं जिसमें हम सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए जो मालूमात हासिल होती है उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसका शौरी तौर पे तजर्बा करते हैं। इस सारे अमल को हम कहते हैं कि ये परसेप्शन है। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अब परसेप्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों ने कुछ असूल बताए थे कि हम जब किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली इन असूलों पर अमल कर रहे होते हैं। वो असूल क्या है कि जी जिन पे हम अमल करते हैं और हमें पता चलता है कि जी ये क्या जो चीज़ें हम देख रहे हैं या क्या किस तरीके से हमने इसको देखना है। उसमें कुछ प्रिंसिपल थे, प्रोक्सीमिटी था कि जो चीज़ें एक दूसरे के करीब हों और एक जैसी हों उन्हें हम ग्रुप की सूरत में परसीव करते हैं। जैसे कि हमें लाइंस नज़र आ रही हैं, पैरेलल लाइंस नज़र आती हैं, ये दो दो का ग्रुप है, वो हम सेपरेट दो दो लाइनें अलग अलग से परसीव कर रहे हैं। इसी तरह क्लोजर की बात जब हम करते हैं तो इसमें उसने कहा है कि जो चीज़ें फिल नहीं होती यानी कि कंप्लीट नहीं होती, उनमें कोई ना कोई खामी रह जाती है या कहीं ना कहीं उसमें कोई गैप रह जाता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो खुद ब खुद उसको फिल फिल करके हमें बता देता है कि ये एक ट्राइएंगल है, ये एक स्फीयर है और ये एक सर्कल है। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूटी एंड सिमेट्री। इसमें उसने कहा है कि similar parts of a figure which appear in straight or curved line tend to stand out to make recognizable shape। वो कह रहा है कि अगर तो सिमिलर पार्ट्स हों यानी कि एक चीज़ के मिलते जुलते हिस्से हों, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, वो स्ट्रेट लाइन में हो या कर्व लाइन में, वो एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बना देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सर्कल बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एक स्क्वायर बना हुआ है। सिमिलरिटी इसमें स्टिमुलाई डेट रिजेंबल ईच अदर, ऐसे स्टिमुलस जो एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं इन सम वे किसी तरीके से tend to be perceived as belonging together, वो हमें ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि वो एक ही ग्रुप से तल्लुक़ रख रहे हैं। एंड फॉर्मिंग अ ग्रुप, और एक ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इन फिगर 7.2 we tend to see alternating rows of dots and cross। अब हमें डॉट और क्रॉस की एक बाय एक लाइन जो है वो नज़र आ रही है, यानी कि डॉट वालों को हम अलग से परसीव कर रहे हैं, जो क्रॉस वाले हैं उनको हम अलग से परसीव कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है फिगर एंड ग्राउंड। जब हम फिगर एंड ग्राउंड की बात करते हैं, जिस चीज़ पे हमारी तवज्जो होती है वो हमारा फिगर बन जाता है। उसके इर्द गिर्द वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड कहलाती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें 7.3 में, इसमें बच्चे दिखाए गए हैं। तो इससे क्या बात साबित होती है कि अगर तो आप बच्चों पे फोकस करेंगे तो वो इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हैं वो आपकी ग्राउंड बन जाएगी, बच्चे फिगर बन जाएंगे। अगर आप उसकी बैक साइड पे जो ट्री है उस पर फोकस करेंगे तो वो ट्री जो होगा वो फिगर होगा और बाकी इंक्लूडिंग बच्चे ये सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। अब इसी तरह ये आपने 7.3 की एक और रिवर्सिबल फिगर आप देख रहे हो। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर एक और इमेज नज़र आ रही है। अगर आप उस इमेज के ऊपर फोकस करेंगे तो इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें वो हमारी ग्राउंड बन जाएगी, जिस पे हम फोकस करेंगे वो फिगर बन जाएगी। अगर आप ये वाइट वाले
पे फोकस करेंगे तो आपको ये आपका फिगर होगा और इर्द गिर्द की चीज़ें क्या होंगी, ग्राउंड होगी। अगर आप इस वाइट के इर्द गिर्द देखें तो दो इंसानी शक्लें नज़र आ रही हैं आपको ब्लैक कलर में। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो वो आपका फिगर बन जाएगा और वाइट वाला आपका ग्राउंड बन जाएगा। समझ आ गई है आप लोगों को? समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अब जो आप जितना हमने अभी पढ़ा है, अगर तो आप लोगों के पास नोट्स हैं, इसको आप रिवाइज करके देख लें, पढ़ लें। और जो लोग आज नहीं आए उनकी अब प्रेजेंटेशन नहीं होगी, और बाकी रह गए जो नेक्स्ट ग्रुप वो कल को तैयार है। ठीक है, ओके सर। अभी आप इसको पढ़ना शुरू करें, जो हमने अभी पढ़ा है ना इसको पढ़ना शुरू करें।